नमस्कार मित्रों, आज से हम कक्षा 12 का अध्याय प्रथम ठोस प्रावस्था शुरू करने जा रहे हैं। ठोस प्रावस्था पदार्थ की एक प्रमुख अवस्था होती है। तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस और इसके अलावा चौथी अवस्था प्लाज्मा में ठोस प्रावस्था एक प्रमुख अवस्था होती है। ठोस मुख्यतः ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, वैसे तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय का महत्व कक्षा 12 में इतना ही है कि इस अध्याय से एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन फिर भी यह IIT JEE के हिसाब से एक अपना महत्व रखता है। तो आज से हम शुरू करेंगे ठोस प्रावस्था। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की अनिश्चित ज्यामिति होती है। निश्चित ज्यामिति का अर्थ है जिस प्रकार से आपने जब हमारा विद्यालय शुरू होता है उसके पहले प्रार्थना के लिए सभी बच्चे एकत्रित होते हैं। तो एकत्रित जब बच्चे होते हैं तो वो अनिश्चित रूप में इकट्ठे हुए होते हैं। फिर शिक्षक द्वारा उन्हें निर्देशित करके एक लाइन में खड़ा किया जाता है। जिस तरह से ये संरचना आप देख रहे हैं, इस तरह से बच्चे खड़े होते हैं, है ना। तो प्रार्थना के लिए जब वो खड़े होते हैं तो उस व्यवस्था को हम एक निश्चित व्यवस्था कहते हैं। जबकि अगर उससे पहले जैसी घंटी बजती है, वो जिस अवस्था में खड़े होते हैं वो एक निश्चित अवस्था है। तो ये जो अवस्था है वो अक्रिस्टलीय ठोस की है और ये जो अवस्था है वो क्रिस्टलीय ठोस की है। तो ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है गलनांक एवं क्वथनांक। इस बिंदु पे प्रश्न आता है परीक्षा में। ठोसों जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। निश्चित का अर्थ यह है कि जैसे हमने उनको जब गलनांक के लिए सैंपल उनका लिया और उसके बाद गलनांक उनका देखना चाहा, तो तापमान के एक निश्चित बिंदु, जैसे मान लो कि हमने देखा ना बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पिघलती है ना, और उसको हम उसका गलनांक कहते हैं, है ना। तो ठोसों के गलनांक और क्वथनांक दोनों निश्चित होते हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक निश्चित बिंदु होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण आप रबर कंसिडर कर सकते हैं। प्लास्टिक भी एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इनको जब हम क्या कहते हैं, इनका गलनांक जब हम देखते हैं तो रबर को आपने देखा होगा या प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तो वो पिघलता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा नरम पड़ जाता है कहीं कहीं से। तो इस प्रकार इनका गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। इसके बाद एक बिंदु आता है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र देखें तो दोनों का अलग अलग होता है। इनका क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत होता है। अब सतत और असतत से क्या मतलब है? असतत का मतलब होता है कि वो एक जैसा लगातार नहीं होता है। जैसे जब हम किसी क्रिस्टल को गर्म किया, मान लो हमने पानी को गर्म किया, वो भाप में बदला, और भाप में बदलने के बाद जब हम उसको ठंडा कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा तो जब तक उसके सभी कण द्रव में नहीं बदल जाते तब तक वहाँ पे एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है। और फिर उसके पश्चात वापस जो वक्र है वो सतत हो जाता है। तो इन बिंदुओं के बीच में वक्र जो होता है वो क्या होता है, असतत होता है। इसलिए इनका क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है असतत होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल हमको सतत परवलयाकार प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद प्रकृति इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, हमने देखा ही, अभी पता कर लिया है।
और इनकी अनिश्चित ज्यामिति होती है। ये वास्तविक ठोस कह सकते हैं हम इनको। और इनको हम आभासी ठोस कहते हैं। वास्तविक ठोस मतलब वास्तव में ठोसों जैसा इनका व्यवहार होता है। इनकी जब हम कोई परत को काटते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसी होती है। मतलब इसको उस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से ईंटें हैं, ईंटों का ढेर लगा हुआ है और एक ईंटों की दीवार बनी हुई है। तो ईंटों की दीवार जो बनी हुई होती है उसमें एक निश्चित ज्यामिति होती है, एक के बाद एक ईंटें रखी हुई होती है ना। और ईंटों के ढेर में कोई ईंट कैसी रखी हुई, कोई ईंट कैसी रखी हुई है। तो ईंटों की जो दीवार होती है एक क्रिस्टलीय ठोस का रूप होती है, जबकि ईंटों का ढेर आभासी ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस के जैसा हमको दिखाई देता है। देशिकता एक महत्वपूर्ण गुण है, इस पर भी प्रश्न आता है परीक्षा में। तो जब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस की संरचना, जैसे हम देखें तो क्रिस्टलीय ठोस की संरचना निश्चित होती है, हमने देख लिया है। जैसे हम प्रार्थना में खड़े बच्चों के समूह को ही कंसीडर करते हैं। इस तरह से बच्चे खड़े हुए हैं मान लो, ये क्रिस्टलीय रूप है। और ये बच्चों का वो झुंड है जो प्रार्थना के पहले था, है ना। अब जब हम इसको देखते हैं, मान लो इस ओर से हमने देखना शुरू किया, तो यहाँ से तो हमको कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, या कोई भी छात्र हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से भी देख रहे हैं तो कोई भी छात्र हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इस दिशा से भी कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस दिशा से मान लो कक्षा 10 के छात्र खड़े हैं तो कक्षा 10 की दिखाई देंगे। इस दिशा से देखेंगे तो मान लो कक्षा 8 के छात्र खड़े हैं तो कक्षा 8 की दिखाई देंगे। लेकिन इस झुंड में जो सभी मिल के बनाते हैं, इसमें इस दिशा से देखो, इस दिशा से देखो, किसी भी दिशा से देखो, सभी दूर से सिर्फ छात्र हमको दिखाई देते हैं। हो सकता है इसमें 8 और 6 के कक्षा के छात्र मिक्स हो, तो वो एक मिक्सचर रूप होता है ना। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या पता चला कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदेशिक। समदेशिक का मतलब होता है किसी भी दिशा से उनको देखो उनके गुण एक जैसे दिखाई देते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमदेशिक, मतलब अलग अलग दिशाओं से उनको देखो तो उनके गुण अलग अलग दिखाई देते हैं। विषम देशिक और समदेशिक। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रश्न क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर समाप्त होता है। अब इस के बाद हम अगले प्रश्न लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके मैसेज करके बताइएगा। धन्यवाद।